हेलो प्यारे बच्चों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, खमा खड़ी। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। स्कूल जाने का तुम्हारा टाइम आ ही गया है, ठीक है, मस्त स्कूल जा रहे होंगे। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और आपके जीतो भैया फिर से स्टार्ट करने वाला है एक और आज एक नया फ्रेश चैप्टर, ठीक है। चैप्टर है हमारा 7th चैप्टर, बहुत छोटा लिखा हुआ है और उसका ही पहला लेसन है। मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, कणों का निकाय और घूर्णी गति। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि अभी तक जो पढ़ा और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, अभी तक जो अपन चीजें पढ़ते थे ना, उसके अंदर हम ना कणों की बात करते थे। बहुत छोटे छोटे से कण हैं, वो इतनी दूरी पर रखे हैं या इतने वेग से चल रहे हैं, या ये विस्थापन है, या ये चाल चल रही है, या ये बल लग रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अपन क्या बात करने वाले हैं, इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में, एक निकाय के बारे में। मतलब उन कणों को छोटा छोटा करके आप एक पूरा का पूरा मैटर बना दो, ठीक है, पदार्थ बना दो, उसी की गति के बारे में अपन बात करने वाले हैं। वो भी कौन सी गति? घूर्णन गति। मतलब वो एक ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो ये पेंसिल है, मुझे पता है इसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से, बहुत ही प्रबल बल से जुड़े हुए। तो हम इसी प्रकार की वस्तुओं की गति का अध्ययन करेंगे जो कि अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। जैसे मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा हमने चला नहीं रखा, आवाज आती नहीं, तो है ना। तो मान लो पंखा चल रहा है ना, या फिर साइड में फैन, हमारे जो सीलिंग फैन लगा हुआ है वो, या वॉल वाला फैन जो लगा हुआ है वो। सो बेसिकली सारी चीजें जो अपने एक एक्सिस के अराउंड गोल 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 घूमती रहती है। या फिर आप कोई कभी अम्यूजमेंट पार्क में गए होंगे या गांव में छोटे मोटे मेलों में गए होंगे, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे मैरी गो राउंड देखा होगा आपने, उससे बड़ा वाला झूला गोल 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 घूमता है, उसकी गति के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि घूर्णी गति और सर्कुलर मोशन दोनों एक ही चीजें, पर ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले छोटा सा चैप्टर का देख लेते हैं कि अपने को आज पढ़ना क्या क्या है ना, और पूरे चैप्टर में क्या है। और पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी कोट, ठीक है। हमारे मिस्टर अब्दुल कलाम जी जो थे, कभी इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे थे, और साथ के साथ आप लोगों को ये भी पता होगा स्पेस जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनकी भी नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। तो उनकी दो पंक्तियां हैं, सबसे पहले उससे क्लास की स्टार्ट करते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना सीखो। बहुत ऑब्वियस ही बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ जाके करना है, तुम्हारा कोई गोल सेट है जो तुम्हें अचीव करना है, तो खुद को तो जलाना पड़ेगा। जलाने का मतलब ये नहीं है कि आग में जाके खड़े हो जाओगे, बोले सर हम तो जल गए, वो जलाने का मतलब नहीं है। जलने का मतलब है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो बेटा कुछ नहीं मिलता। ये आप सोच लो, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे हो कि हाँ भाई, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपन ऐसा बोलते हैं ना कि है ना, सिल्वर स्पून बचपन से मिलता है ना, मतलब उनको बचपन से ऑलरेडी चीजें मिली हुई होती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज वगैरह, उनके बच्चों को ऑलरेडी सारी चीजें मिली हुई, उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, उनको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उनको सबसे पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने सही बात बोली है कि अगर आप गरीब पैदा होते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। इससे वो आप ही की गलती है, वो किसी और की गलती काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने शायद लाइफ में इतना कुछ अचीव नहीं करा, इतनी मेहनत नहीं करी स्टार्टिंग से कि आप उस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आगे आप जो भी इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, एनडी में जाना चाहते हो, या आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, ठीक है, या इसरो में जाना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका क्या गोल है, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना पढ़े तो बेटा कुछ होने से नहीं रहा। चलो अब आगे चलते हैं अब्दुल कलाम के इन शब्दों के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। आज देख लेते हैं कि अपना पूरे चैप्टर में चैप्टर फ्लो क्या है, ठीक है। हमेशा की हमारी परंपरा जो रही है कि चैप्टर फ्लो के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, चैप्टर फ्लो के अंदर सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं आज, दृढ़ पिंड, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे दृढ़ पिंड और उसकी गति। पहली चीज,
दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, द्रव्यमान केंद्र एवं इसकी गति। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले टॉपिक के बारे में, जो है दृढ़ पिंड और उसकी गति। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेसन हमारा होगा उसमें हम मेनली फोकस करेंगे द्रव्यमान केंद्र पर, फिर सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान केंद्र पर, उसकी गति फिर अलग टॉपिक में जाएगी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत प्यारा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कणों के निकाय का रेखीय संवेग। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कणों का निकाय, मतलब हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, जैसे कि ये एक सिस्टम है जिसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। अपने आसपास जितनी भी आपको चीजें दिख रही है सब सिस्टम ही है, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उसका रेखीय संवेग अपन देखने वाले। इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है कोणीय वेग और उसका रेखीय वेग से संबंध। जैसे मैंने बोला, दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए यार सर ओमेगा के बारे में बात चल रही है, जो अपने पहले भी पढ़ा है, और रेखीय वेग उसके साथ उसका संबंध भी अपन ने पढ़ा है, v = ओमेगा r, उसको एक बार और देखेंगे, ठीक है। वैसे हम पढ़ चुके हैं टॉपिक। इसके अलावा बलाघूर्ण और कोणीय संवेग अपन पढ़ने वाले, ये बिल्कुल एक नया और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गेट वेट के अंदर अपन जो बल लगाते हैं, कुंदे कॉर्नर में क्यों लगाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इससे कोरिलेटेड है, वो सब अपन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पिंडों का संतुलन, दृढ़ पिंडों का संतुलन, जैसे अपन बलों का संतुलन करते थे ना किसी वस्तु पे, तो यहाँ पे भी अपन वही करने वाले, बट यहाँ पे बलाघूर्ण भी आ जाएगा और बल भी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। हमारा सातवां टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण लंबन एवं समांतर अक्षों की प्रमेय। मतलब ये मान लीजिए बहुत सारे टीचर का ये फेवरेट टॉपिक है, लंबन एवं समांतर अक्षों का प्रमेय, ठीक है। जो परपेंडिकुलर हमारी वो होती है एक्सिस होती है, और जो पैरेलल एक्सिस होती है उनसे रिलेटेड एक थ्योरम होती है, जड़त्व आघूर्ण में अपन पढ़ेंगे, वो बहुत काम की है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, हाँ जी, घूर्णी एवं लोटनी गति, इस चैप्टर का नाम जिससे पढ़ा है घूर्णी और साथ में साथ लोटनी गति, इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दोनों में काफी डिफरेंस होता है, वो अपन बात करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या घूर्णी गति है, क्या लोटनी गति है, वो इसमें हमें पढ़ने में आ जाएगा, है ना, इस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, ये पूरा चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर में एक चीज और है, वो है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, यानी सदिश गुणा। अब सदिश गुणा वाला पार्ट ऑलरेडी क्योंकि हम कवर करके आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 में आएगा, है ना, 3 में पढ़ा था, तो 3 के अंदर अगर हमने पढ़ा था ये टॉपिक, तो ऑब्वियसली हम इस चैप्टर में इसको वापस से नहीं पढ़ने वाले। इन्होंने इस चैप्टर में इसको इंक्लूड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे अपने को इस वाले टॉपिक में इस वाले टॉपिक में इनके अंदर अपने को जरूरत पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। पहली बार इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए इन लोगों ने, इस बुक वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने इस क्रॉस प्रोडक्ट को इस चैप्टर में इंक्लूड करा है। अदरवाइज हम ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, इसलिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पूरा का पूरा इस चैप्टर का फ्लो था, जो मैंने 8 टॉपिक्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। इट डजंट मीन कि 8 टॉपिक ही, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। चैप्टर कंपैरेटिवली लेंदी है और बच्चों का बहुत बड़ा फोबिया होता है इस चैप्टर को लेकर ना, बहुत समझ नहीं आता उनको। तो कोशिश करेंगे कि आपका वो फोबिया जो है वो दूर हो जाए इस चैप्टर को लेके। स्टार्टिंग से मेरे साथ चलना। अब प्लीज कोई बैकलॉग मत बनाना सर, टाइम दे दो सर, बैकलॉग बन गया सर, ये बन गया, प्लीज। अब वो आप प्लीज थोड़ा दिमाग में रखें कि ये सब चीज़ अपने को नहीं करनी है। जब अपन आगे चलेंगे तो जितना भी आप लोग भाई, जितने भी बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हो, सबके साथ चलेंगे तो बेटर है, ठीक है। चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा दृढ़ पिंड, जिसको अपन बोलते हैं रिजिड बॉडीज। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बाद में देखते हैं, वो अलग बात है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल को मैं खूब दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बल लगाया इसके ऊपर, खूब बल लगाया, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हो रहा। मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका, शेप चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब बेसिकली जो इसका शेप एक्चुअली था, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन, जब ये गति कर रहा था या जब मेरे हाथ में था या जब मैंने इसको दबाया, किसी भी केस में इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसका शेप बिल्कुल फिक्स है। लेकिन उसी तरह मान लो मेरे पास अभी बलून तो है नहीं, मान लो ये बॉटल है, मैंने इसको भी दबाने की कोशिश करी, नहीं दबनी ना, ठीक है, गति करूंगा, फेंकूंगा तो टूट जाएगी, इसलिए नहीं फेंक रहा। तो इसका भी शेप नहीं चेंज हो रहा। लेकिन बलून लो, बलून को दबाओ, दबाते उसका शेप चेंज हो जाता है। बराबर की बॉल लो, उसको फेंको, मारो किसी दीवार पे, शेप चेंज हो जाता है ड्यूरिंग द मोशन, गति के दौरान।
तो ऐसी चीजों को जिनका शेप यानी जिनका आकार गति के दौरान परिवर्तित नहीं होता है या उनको बल लगाने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता उनके शेप साइज में, तो उसको अपन बोलते हैं दृढ़ पिंड। ये तो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है जो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स की टर्म्स में क्या डेफिनेशन होती है वो देखो। फिजिक्स की टर्म में डेफिनेशन है वह पिंड या कणों का निकाय जिस पर बाह्य साधारण बल या बलागुण लगाने पर, देखिए यहां पे दो चीजें हैं, एक है बल और एक बलागुण। अभी आप सिर्फ फोकस करिए बल पर, नॉर्मल फोर्स के ऊपर, बलागुण को भी रहने दीजिए, ठीक है, उसको अभी अपन साइड रखते हैं। तो हम बोल रहे हैं अगर किसी वस्तु पर अगर हम बाह्य बल लगाएं तो बाह्य बल लगाने पर उसके दो कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा नियत ही रहनी चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए। मान लीजिए कि ये था, ठीक है, मैंने मान लो इसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट फिक्स कर दिए, मान लो चलो इसी को ले लेते हैं, मेरे हाथ में जो पेंसिल है ना इसी को ले लेते हैं। तो ये जो पेंसिल है मान लो इसका टिप का एक पॉइंट है और ये एंड का, 2 रबर लगे हुए इस पे, यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। मान लो इसके 2 पॉइंट है बिल्कुल एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको खूब दबाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, खूब दबाया मैंने, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि दबाने के बाद भी ना इन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो चेंज नहीं हुआ। बेसिकली पेंसिल की लेंथ जितनी पहले थी वो उतनी अभी की अभी भी है, बेसिकली इसमें कोई ज्यादा परिवर्तन आया ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि पिंड कैसा है, ये दृढ़ पिंड है, ठीक है ना। ये हमारा कैसा पिंड है, ये हमारी रिजिड बॉडी है, ठीक है। रिजिड मतलब जिसको अपन बोलते हैं ना, कोई लोग बहुत रिजिड होते हैं, मतलब हम बहुत बोलते हैं कि भाई मतलब उसको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत लोग होते हैं ना जिसको कितना ही बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजिड होते हैं वो बहुत। तो इसी तरीके से वस्तु जिसके ऊपर कितना भी बल लगाओ उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका शेप चेंज नहीं होता। फिजिक्स की टर्म्स में अपन बोलेंगे उसके ऊपर आप कोई भी 2 पॉइंट मान लो, मैंने जैसे एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स मान लिए, आप हो सकता था बीच में 2 पॉइंट मान लो, कहीं पे भी 2 पॉइंट मान लो, उनके बीच की दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द मोशन, गति के दौरान या बल लगाते समय। अगर ऐसा है तो उस वस्तुओं को हम दृढ़ पिंड बोलते हैं, ठीक है, फिर रिजिड बॉडी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस यूनिवर्स में कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली रिजिड होता ही नहीं है, आदर्श दृढ़ पिंड नाम की चीज नहीं होती। आपको दिख रहा है कि मैं इसको बल लगा रहा हूं, इसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, बट रियलिटी में जब मैं इसके ऊपर बल लगाता हूं तो कहीं ना कहीं इसका शेप बहुत ही माइन्यूट सा चेंज जरूर होता है, ठीक है ना। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे घड़ा होता है ना अपने घर में, ठीक है, यहाँ ग्लास फ्लास होता है, हमें पता है वो रिजिड है, खूब दबाया, खूब मतलब बहुत बल लगा के उसको मतलब कोशिश करी उसको दबा के है ना तोड़ने फोड़ने की मरोड़ने की, लेकिन टूट नहीं रहा। और मम्मी ने उठा के वो ग्लास तुम्हारे ऊपर मारा, तुम कहीं मस्ती वस्ती करने चले गए थे और वो दीवार पे जाके लग गया ना, तो वो आप देखोगे कि उस पर बेंड आ गया। अब ये कहाँ से रिजिड हुआ, क्योंकि शेप तो चेंज नहीं होना चाहिए था। तो कोई भी चीज यूनिवर्स में परफेक्टली रिजिड नहीं है, आदर्श दृढ़ पिंड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं हमारी सिंप्लिसिटी के लिए कि भाई जो चीजें जनरली ठोस होती है, सॉलिड्स होती हैं, वो जनरली रिजिड होती हैं, ठीक है। पर इट डजंट मीन कि हमेशा हर सॉलिड जो है वो रिजिड हो। जैसे रबर की बॉल मारने लगती तो है ना कि भाई क्या बोलते हैं सॉलिड जैसी है, लेकिन उसको थोड़ा सा अपन दबाएं तो कैसे उसका शेप चेंज हो जाता है, या फिर दीवार पे मारें, ठीक है, तो उसकी वजह से शेप चेंज हो गया, तो उसको रिजिड नहीं बोलेंगे, प्लास्टिक वाली को बोल सकते हैं। तो देखो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति में कोई भी पिंड पूर्ण रूप से दृढ़ नहीं होता, ठीक है ना, कंप्लीटली रिजिड नहीं होता, क्योंकि सभी व्यवहारिक पिंड बलों के प्रभाव से विकृत हो जाते हैं। बहुत कलिष्ठ वैसे लेकिन नहीं, इसका मतलब यह है कि सारे के सारे जो भी पिंड हमारे पास हैं वो कहीं ना कहीं बल के प्रभाव में उनका शेप चेंज हो जाता है। विकृत का मतलब हो गया उनका शेप चेंज होता है, वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, विकृत मतलब डिफॉर्मेशन। फिर भी जिन ठोसों पर बाह्य बल लगाने पर उनमें विकृतीय परिवर्तन बहुत कम हो, मतलब उनमें डिफॉर्मेशन बहुत 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 नेग्लिजिबल हो, तो ऐसे पिंडों को अपन दृढ़ पिंड कह सकते हैं। बट आदर्श दृढ़ पिंड एग्जिस्ट नहीं करता, यह मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई जैसे इसको मैंने दबाया तो देखने में नहीं लग रहा ना मेरे को इसके अंदर ज्यादा चेंज आया है, या चेंज आया तो बहुत कम है, जिसको शायद मैं ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसको हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं, इसको अपन दृढ़ पिंड बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें अर्थ, बिलियर्ड्स बॉल वो पूल का गेम होता है ना वाला, वो डंडे से जो खेलते हैं उसकी जो बॉल्स होती है वो बिलियर्ड्स की बॉल होती है। लोहे का टुकड़ा हो गया, स्टील की छड़ हो गई, मेरे पास ये पेंसिल है, मेरी बॉटल है, यहाँ पे रिमोट पड़ा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीजें, आसपास जितनी भी चीजें हैं
जो आप देखते हो कि ठोस है, जिसको बल लगाने से उनका शेप चेंज नहीं हो रहा है, उसको अपन रिजिड बॉडीज बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब अपने को पढ़नी है दृढ़ पिंडों की गति। अब दृढ़ पिंड बेसिकली दो तरीके की गतियां करते हैं, यहां पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। पहली है शुद्ध स्थानांतरण गति, जिसको अपन बोलते हैं प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है ना, शुद्ध स्थानांतरण गति का मतलब है प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। और दूसरा बेटा घूर्णन गति, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध घूर्णन गति है, जिसको अपन बोलते हैं प्योरली रोटेशनल मोशन। अब कुछ ऐसी गतियां होती है जो उनका मिक्स भी होती है, तो उसको अपन ट्रांसलेशन और रोटेशन यानी आपका स्थानांतरण और घूर्णन दोनों मिक्स करके बोल देंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आई होप इतना तो सबको क्लियर होगा कि मेनली गतियां दो तरीके की होती हैं। दृढ़ पिंडों की गति की बात कर रहे हैं हम। एक तो है प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, शुद्ध स्थानांतरण गति, मतलब एक जगह से उठ करके पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दूसरी जगह चला गया। या फिर दूसरा जो आपका मोशन है, दूसरा मोशन है आपका प्योरली रोटेशन मोशन यानी शुद्ध घूर्णन गति। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट एक ही एक्सिस के अराउंड, एक ही अक्ष के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। चलिए ये पढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम दिखा देते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सपेरिमेंट। सो बच्चों देखो, जैसा मैंने आपको बताया था, दो मेन तरीके के हमारे पास मोशन है, एक स्थानांतरण गति और दूसरा है हमारे पास घूर्णन गति। ठीक है, जिसको अपन ट्रांसलेशन मोशन और हमारा दूसरा जो है रोटेशन मोशन जिसको अपन बोलते हैं। तो देखो बच्चों, सब जुगाड़ उगाड़ से बनाई हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे फिरोज भैया ने बड़ी मेहनत करके इसको बनाया सिलेंडर को, है ना, आप लोगों के। और ये आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे जो राहुल सर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उसमें आग वाग इसी से जलाते हैं। तो देखो, जैसे हमने एक इंक्लाइन प्लेन बना रखा है और जैसे मैंने इसको रखा तो ये क्या कर रहा है, एक जगह से ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह चला गया। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स है ना, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सब के सब जो है ना एक ही वेग से नीचे गति कर रहे हैं। देखो, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो देखो, ये मेरा एक फिक्स एक्सिस है। इस फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैंने रोटेशन कराया ना, तो ये कौन सा मोशन हुआ, ये हुई हमारी घूर्णन गति। ठीक है, ये कौन सा मोशन हुआ, रोटेशन मोशन। ठीक है, घूर्णन गति। लेकिन अगर इसी चीज को मैंने इसके ऊपर मोशन कराया तो इस मोशन को अपन क्या बोलेंगे, इस मोशन को अपन बोलेंगे रोलिंग मोशन। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लोटनी गति। हाँ, तो जैसे अपन ने इसको नीचे की तरफ वो करवाया ना, तो देखो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर ऊपर वाला पार्टिकल, नीचे वाला पार्टिकल, इधर वाला पार्टिकल, सबका वेग क्या क्या है, अलग अलग है। जैसे मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से क्या करा रहा हूं, रोल करवा रहा हूं, तो ये कौन सा मोशन हुआ, रोलिंग मोशन। लेकिन अगर ये किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो ये कौन सा मोशन हुआ, इसका रोटेशन मोशन। ठीक है, तो जो हमारा हमने बोला रोलिंग मोशन जो अपन ने बोला, इसमें दोनों चीजें हो रही है। देखो, ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। तो हमारा जो रोलिंग मोशन है उसके अंदर स्थानांतरण गति भी हो रही है और वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा है, तो उसके अंदर हमारा रोटेशन मोशन भी हो गया। ठीक है, तो आई होप तीनों तरीके की गतियां आपको समझ आई होगी। ट्रांसलेशन मोशन जो इसके साथ किया सिर्फ, ठीक है, फिर अपन ने घूर्णन गति करी, रोटेशन मोशन करा जो इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट सिर्फ घूम रहा है ना, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। और तीसरा जो था वो इन दोनों का मिक्स था, उसमें ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, जिसको अपन बोल रहे हैं लोटनिंग गति या फिर जिसको अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, आई होप बच्चों सबको ये जुगाड़ वगाड़ की चीजों से सारी चीजें समझ आ गई होगी। चलो वापस चलते हैं वीडियो पे। चलिए, आई होप सबने एक्सपेरिमेंट देख के समझ लिया होगा। वैसे तो मैंने सब समझा दिया एक्सपेरिमेंट के अंदर कौन कौन सी गति है, कौन कौन सी नहीं है, पर फिर भी एक बार थ्योरेटिकल इन सारी गतियों को अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है सबसे पहले, शुद्ध स्थानांतरण गति प्योरली ट्रांसलेशन मोशन, कि जब कोई पिंड इस प्रकार की गति करे कि उसका प्रत्येक जो कण होता है वो निश्चित समय में समान दूरी समान दिशा में विस्थापित हो, तो उस प्रकार की गति को शुद्ध स्थानांतरण गति कहते हैं। जैसे अभी मैंने जब आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया तो उसके अंदर जैसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मान लो आपने एक बॉक्स या जो भी मैंने रखा था वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, आनत तल पे रखा हुआ है। अब आपको पता है जब ये स्लाइड करेगा, ये जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसके जितने भी कण हैं, इसमें जितने भी कण हैं, इनफाइनाइट कण हैं, वो इनफाइनाइट कण जो है छोटे छोटे जितने भी कण हैं वो सब के सब एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में विस्थापित हो रहे हैं और साथ के साथ समान दूरी भी तय कर रहे हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कण ज्यादा दूरी तय कर रहा है, कोई कम दूरी तय कर रहा है, या किसी का वेग अलग हो गया, किसी का वेग अलग हो गया, ऐसा नहीं है इसके अंदर। इसमें सारे के सारे जितने भी कण हैं वो सब के सब एक जैसी गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही वेग से गति कर रहे हैं। ना तो किसी अलग अलग कणों का अलग अलग वेग है, ना ही अलग अलग विस्थापन है, सबका एक वेग है, एक ही विस्थापन है और एक ही दिशा में गति भी हो रही है। तो इस तरीके की गति को अपन बोलते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से उठ करके दूसरी जगह चला गया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, इसको रब करना पड़ेगा हमें। क्या बोल रहा है ये? शुद्ध स्थानांतरण गति में किसी कण विशेष पर पिंड का प्रत्येक कण समान वेग से चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली यहाँ पे कि सबका जो वेग होगा वो कैसा होगा? एक समान होगा। ऐसा नहीं कोई कण अलग वेग से, कोई कण अलग वेग से चल रहा है, सबका वेग एक समान होगा, पहली चीज। उसके अलावा सब जो है एक दूसरे के समांतर रेखिक मार्ग में गति करेंगे। एक दूसरे के समांतर का क्या मतलब है? देखो जैसे इंक्लाइन प्लेन है, मान लो इसमें एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जो भी मान लो मैंने 4 कण ज्यूम करे ना। अब इस 4 कण में देखो ये भी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये भी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये भी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है और ये भी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है। मतलब सब के सब इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चल रहे हैं और एक दूसरे के भी पैरेलल चल रहे हैं। तो इस तरीके की गति को अपन क्या बोल रहे हैं? स्थानांतरण गति बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे नत तल पर फिसलते किसी गुटके की गति जो भी अपन ने देखी कि इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, इंक्लाइन हो रहा है नीचे की तरफ। इसके बाद देखिए जैसे डायग्राम है हमारे पास यहाँ पे, देखिए जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी, एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने नहीं बनाया है। तो देखिए इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने कोई दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, P1 और P2, दोनों का वेग समान है, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, दोनों की तो दिशा है वो भी सेम है, दोनों का वेग समान है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और साथ के साथ गति के दौरान इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी चेंज नहीं हो रही, ये भी कांस्टेंट ही है, ये भी ड्यूरिंग द मोशन गति के दौरान चेंज नहीं हुई। बाह्य बल लगाने का क्या मतलब है कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, mg cos थीटा वाला कंपोनेंट उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली बाह्य बल तो लग रहा है ना, तो बाह्य बल ने इसके शेप को डिफॉर्म नहीं करा, इन दोनों कणों के बीच की दूरी नहीं चेंज हुई। तो दृढ़ पिंड भी है और क्योंकि सबके सब एक दिशा में गति कर रहे हैं, विस्थापन सेम है, तो ये पूर्णतः हमारी स्थानांतरण गति हो गई, शुद्ध स्थानांतरण गति हो गई, प्योरली ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, आई होप इतनी बात तो सबके दिमाग में अच्छे से फिट हो गई होगी। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए शुद्ध घूर्णन गति के बारे में अपन बात करते हैं, प्योरली रोटेशन मोशन। वैसे तो एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको सारी चीजें बताई, ठीक है ना, तीनों तरीके की गतियों को अपन एक्सप्लेन करा, स्थानांतरण गति, घूर्णन गति और एक उन दोनों का मिक्सचर। ठीक है ना, जिसमें स्थानांतरण भी हो रहा है और घूर्णन भी हो रहा है। फिर भी फिजिक्स की टर्म्स में थ्योरी तो पढ़ लेते हैं अपन। क्या बोल रहा है? एक ऐसी गति जिसमें कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है। अब जरा उस एक्सपेरिमेंट में देखिए, जब बॉल को हमने जब ये एक्सपेरिमेंट करा, उस बॉल में बीच में से जो एक तार जा रही थी, उस तार के अराउंड वो बॉल ऐसे 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 मोशन कर रही है। अब मैंने तार को पकड़ रखा है दोनों तरफ से, ठीक है ना, तो तार क्या है? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, घूर्णन अक्ष। अब उस घूर्णन अक्ष के अंदर वो बॉल ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, तो घूर्णन अक्ष तो कहीं नहीं जा रहा, घूर्णन अक्ष तो अपनी जगह ही है। तो इस तरीके की गति को अपन क्या बोल रहे हैं? प्योरली रोटेशन मोशन। ठीक है ना, शुद्ध घूर्णन गति, जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, घूर्णन अक्ष जो होता है, वो फिक्स रहता है, वो वस्तु के साथ गति नहीं करता, वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर है। ठीक है, तो इस तरीके की गति हमारी क्या है? शुद्ध घूर्णन गति। जैसे देखो कि छत के पंखे की गति हुई, कुम्हार का वो होता है ना चाक, जिसके ऊपर वो मटके शटके बनाते हैं या वो दिए विए बनाते हैं, वो चाक ऐसा नहीं है, पकड़ पकड़ के घुमाते हैं। या आजकल तो कुछ जो हमारे कुम्हार है वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए, तो मोटर वोटर लगा देते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो वो उसका चाक का पहिया जो होता है उसके साथ साथ चलता है। एनसीईआरटी में भी बहुत ठीक ठाक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, हमने भी यहाँ पे डाला, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले अपन देख लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन अक्ष। तो देखो क्या है, वह अक्ष जिसके परित पिंड घूर्णन करता है, घूर्णन अक्ष कहलाता है। बहुत बेसिक सी बात है ना, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था
जैसे मान लो ये पेंसिल ले लो, अब दिख तो नहीं रहा होगा आपको, लेकिन मान लो ऐसे ऐसे गति कर रही है, ऐसे गोल 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 घूम रही है, ये गोल गोल ऐसे घूम रही है, तो किसी भी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी ना। इसके अंदर कोई एक एक्सिस बीच में होगा बिल्कुल इसके सेंटर से पास होने वाला, जिसके अराउंड वो गोल 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 ऐसे घूर्णन गति कर रही है। उस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं? उस एक्सिस को अपन बोलते हैं रोटेशन एक्सिस, यानी घूर्णन अक्ष, जिसके चारों तरफ वो घूमती है। ठीक है, जैसे फैन में बीच का जो बिल्कुल सेंटर वाला जो रॉड होता है, जिसके अराउंड वो अटका हुआ होता है, वो उसका घूर्णन अक्ष है, उसके चारों तरफ वो घूमेगी। ठीक है ना। या आप कोई सी भी चीज देख लो ना जो घूम रही गोल गोल, उसके बीच में कोई ना कोई एक्सिस होगा। मैरी गो राउंड देखा होगा, उसके बीच में एक एक्सिस होगा जिसके अबाउट वो ऐसे गोल 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 घूमेगा। ठीक है ना, वो उसका रोटेशन एक्सिस हो गया। ओके, देखो ये डायग्राम हमने बनाया है, बहुत ही मतलब महंगा वाला आप लोगों के लिए हम फैन लेकर आए हैं। ठीक है, पिक्चर डालने में क्या जाता है। तो ये बहुत अच्छा सा फैन आपको दिख रहा होगा। इस फैन के अंदर भी देखिए बहुत ज्यादा पंखुड़ियों वाला है, हमारे घर में तो 3 वाला ही है और ये 5 पंखुड़ियों वाला है यार। तो इसका जो रोटेशन एक्सिस है ये वाला, तो ये जो इसका रोटेशन एक्सिस है जिसके अबाउट ये गोल गोल घूमेगा, ऐसे ही है फैन। तो इसका रोटेशन एक्सिस ऐसे प्लेन को पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ जा रहा होगा, छिद्रित करके अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये इसका रोटेशन एक्सिस है जिसके अराउंड ये गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो आई होप ये घूर्णन गति तो दिमाग में सबके फिट हो गई होगी अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, घूर्णन गति से संबंधित कुछ की पॉइंट्स जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पहला की पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला की पॉइंट है हमारे पास, घूर्णन गति में पिंड के सभी कण अपने अपने वृत्ताकार पथ में एक ही तल पे गति करते हैं, जिनके केंद्र तल के लंबवत घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं। बहुत अजीब सा लिखा नहीं, लेकिन बहुत ईजी है। देखो मैं ये एग्जाम्पल, ये एक डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। ठीक है, कहीं और से नहीं उठाया। तो यहाँ पे देखिए, हम कोई एक इरेगुलर या रेगुलर बॉडी के बारे में बात कर रहे थे। इरेगुलर मतलब जैसे कोई अनशन सी बॉडी बना दी मैंने, ठीक है, वो इरेगुलर हो गई। रेगुलर मतलब जो आप देखते हो गोला हुआ, आपका बेलन यानी सिलेंडर हुआ। ठीक है, इसके अलावा आप जो भी देखते हो, कोन देखते हो या जो भी आप देखते हो, जो आपको पता है, जिससे आप फेमिलियर हो कि हमें ऐसा शेप हम जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक इरेगुलर बॉडी बनी हुई है जिसका रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस है। ठीक है ना, थोड़ा फोकस करिए, इसका जेड एक्सिस रोटेशन एक्सिस है, घूर्णन अक्ष है, और एक्स और वाई के अबाउट ये ऐसे गोल गोल घूम रही है। मान लो ये ऐसे बॉडी यूं यूं यूं, यहाँ ये बॉटल है, ये बॉटल यूं 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 जेड के अबाउट ऐसे घूमती जा रही घूमती जा रही घूमती जा रही। ठीक है ना, इसमें तो रोटेशन दिख ही रहा होगा। तो ये जो बॉटल ऐसे 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 घूम रही है, इसमें जितने भी कण है, इसमें जितने भी कण है ना, वो वृत्ताकार पथ पे घूम रहे हैं, सबके सब। अब देखो, अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा अलग शेप है इसका। तो अगर मैं ऊपर वाले टॉप के किसी पॉइंट के बारे में बात करूं, जो इसके किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे वो अलग वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा, बीच वाला जो कण है वो अलग पथ में घूम रहा होगा, नीचे वाले का वृत्त का रेडियस जो है, त्रिज्या जो और ज्यादा हुई तो और बड़े वृत्त के अंदर घूम रहा होगा। सो बेसिकली सबके सब जो कण हैं वृत्ताकार पथ में गति कर रहे हैं, एक्सिस के अबाउट ही, मतलब हमारा जो रोटेशन एक्सिस था, घूर्णन अक्ष था, उसके चारों तरफ ही गति कर रहे हैं वृत्ताकार पथ में, लेकिन सबका तल सेम है। ठीक है ना, सबका तल सेम है, और वो तल जो है घूर्णन अक्ष के लंबवत है। इसका क्या मतलब है कि भाई देखो, ये रोटेशन एक्सिस हो गया जेड एक्सिस, तो आपका जो घूर्णन तल है, ठीक है ना, जो रोटेशन प्लेन है आपका, घूर्णन तल है वो ये रहा। देखो ये इसका रोटेशन एक्सिस अगर ऐसा है तो घूर्णन तल ये वाला हुआ, ऐसे ऐसे घूम रहा है इस तल के अंदर। ठीक है ना, इसके जस्ट लंबवत है, ये जो हमारा घूर्णन अक्ष था इसके लंबवत है। मेरा हाथ देखो ना, इसके लंबवत ही तो है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये अलग अलग आपको रोटेशन, भाई सबका रोटेशन एक्सिस सेम है, सबकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका रोटेशन प्लेन यानी आपका सबका घूर्णन तल और घूर्णन अक्ष दोनों सबके सेम होंगे। ठीक है ना, सब ऐसे एक दूसरे के पैरेलल ऊपर 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 ऐसे गति कर रहे हैं। इस बॉटल के मैंने बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस कर दिए, पतले पतले, तो मुझे समझ आएगा कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स अंदर मोशन कर रहे थे, चाहे कॉर्नर के ऊपर हो, भाई कॉर्नर की बात नहीं है, वो बीच में भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, पूरी बॉटल के अंदर कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सबका प्लेन एक दूसरे के पैरेलल ही है। ठीक है ना, ऐसे नहीं किसी का प्लेन यूं है, किसी का यूं है, किसी का यूं, ऐसे सबका प्लेन एक जैसा ही। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। चलो कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया फर्स्ट पॉइंट का। चलो आगे क्या बोल रहा है, घूर्णन अक्ष पर स्थित सभी कण विरामावस्था में होते हैं। घूर्णन गति एक द्विविम गति है। ठीक है, द्विविम गति तो है ही, ऑब्वियसली 2D मोशन चल रहा है। अब देखो यहाँ पे जितने भी कण आपको दिख रहे हैं इस अक्ष पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
यहाँ पे जितने भी कण हैं इसके ऊपर इस रोटेशन एक्सिस पे वो गति नहीं कर रहे, वो फिक्स है, उनमें कभी मोशन हुआ ही नहीं, क्योंकि उसके अबाउट तो सारी चीजें गोल गोल घूम रही है ना, उसके अबाउट चीजें घूम रही गोल 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 गोल, उस अक्ष पे जितने भी पॉइंट है उनमें से कोई भी गति नहीं कर रहा है, सबके सब अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स बैठे, ठीक है ना, वो कोई भी नहीं हिल रहा। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो घूर्णन गति होता है उसके अंदर रोटेशन एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज और नहीं बताई आप लोगों को, जो मैं आपको फर्स्ट में बोल रहा था कि घूर्णन गति और वृत्ताकार गति दोनों अलग अलग चीजें हैं। वृत्ताकार गति में हमें पता है कि जैसे मान लो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे, जैसे मैरी गो राउंड लिया था या दूसरे जितने भी एग्जाम्पल लिए थे, उसमें हमें पता था कि सारे के सारे कणों की जो त्रिज्या है वो समान होगी। इस पॉइंट इस पूरे के पूरे पाथ पे जितने भी कण हैं उन सब की त्रिज्या जो क्या होगी, समान होगी। लेकिन यहां पर घूर्णन गति के अंदर हमारे पास एक वृत्त नहीं बनता है, एक घूर्णन हम ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली घूर्णन गति बहुत सारी वृत्ताकार गतियों का कॉम्बिनेशन है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक कण P1 उसका वृत्त छोटा है, P2 कण उसका वृत्त बड़ा है, मैंने एक और कण और बाहर ले लिया, P3 ले लिया, मान लो बिल्कुल एक्सट्रीम पे यहाँ पे ले लिया, उसका वृत्त और बड़ा बनेगा। सो बेसिकली इसके अंदर हर जितने भी कण है ना वो वृत्ताकार गति कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक कण नहीं है, जैसे हजारों लाखों मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कण हैं जो एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और सबका जो रेडियस है, जो सबकी त्रिज्या है वो अलग अलग है। तो घूर्णन गति के अंदर बहुत सारे कण एक ही एक्सिस के अबाउट गोल 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 घूमते हैं, सबकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन वृत्ताकार गति में सारे जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी त्रिज्या जो होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी वृत्ताकार गति थी वो द्विम गति थी, तो ऑब्वियसली घूर्णन गति भी द्विम गति होगी, ठीक है, 2D मोशन होगा। घूर्णन गति में सभी कण अपना वृत्तीय पथ समान समय में पूरा करते हैं, ये भी ऑब्वियस ही बात है। अब जैसे ये P1 कण है, ये भी उतना ही टाइम लेगा जितना P2 ने लिया है, भले इसकी त्रिज्या कम है, उसकी त्रिज्या ज्यादा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर P1 का पथ छोटा है और उसको समान समय में उतनी दूरी तय करनी है तो वेग कम होगा, और P2 जो है वो ज्यादा दूर है तो उसको समान दूरी तय करने में ज्यादा वेग से चलना पड़ेगा ना। भाई कॉमन सेंस लगा के सोचो, दो चीजें, एक तो ये पाथ है हमारे पास, है ना, ये P1 पॉइंट का, ये हमारा रोटेशन एक्सिस हो गया, ये P1 पॉइंट हो गया, ये हमारा घूर्णन अक्ष हो गया, ठीक है। एक तो ये पाथ और दूसरा एक ये पाथ P2 कण का। अब ऑब्वियस ही बात है, मैं कह रहा हूं कि दोनों को समान समय लग रहा है, मतलब जितने टाइम में P1 P2 मान लो यहां से चले तो मान लो 2 सेकंड बाद वापस यहीं पे आ जाएंगे, तो मान लो 2 सेकंड में एक रोटेशन हो रहा है, तो 2 सेकंड बाद दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाते हैं। इसका मतलब इसको तो कम दूरी तय करनी है, इसको ज्यादा दूरी तय करनी है, तो अब समय तो समान ही लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो P1 पॉइंट होगा ये थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, और P2 पॉइंट जो होगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्पीड से चलेगा, यानी P2 पॉइंट वाले का वेग जो है P1 वाले से ज्यादा है, क्योंकि उसे समान समय में ज्यादा दूरी तय करनी है। ये भी एक पॉइंट में हमारा आएगा, ठीक है। तो यहां से भी एक चीज हमें समझ आ रही है कि त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी वेग उतना ज्यादा होगा, ठीक है, त्रिज्या जितनी ज्यादा वेग उतना ज्यादा, है ना। ये देखो इसकी त्रिज्या ज्यादा है, उसका वेग भी ज्यादा, तो एक रिलेशन आ गया v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r, ये भी मैंने एक पॉइंट में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है जितने भी कण हैं समान समय में एक चक्कर कंप्लीट करेंगे। देखो लिखा है इसके अंदर कि घूर्णन गति में पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग समान परंतु रेखीय वेग अलग होता है। कोणीय वेग अलग चीज है, कोणीय वेग अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी, ओमेगा जिसको अपन बोलते थे, ठीक है ना, रोटेशन पर मिनट या रेडियन पर मिनट। बेसिकली ध्यान से सुनना, देखो याद करो ओमेगा क्या था, ओमेगा हमारा होता था थीटा बटा टी, यानी किसी समय में उसने केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित करा है इन दी टर्म्स ऑफ रेडियन, रेडियन में उसने केंद्र पर जितना भी कोण अंतरित करा है उसको अपन बोलते हैं उसका कोणीय वेग, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं फर्स्ट वाले उसके बारे में ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, मान लो वो टी समय बाद यहां पहुंचा तो उसने जितना भी कोण सेंटर पे बनाया होगा, यहाँ P2 वाला कोण, P2 वाला जो है मान लो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो यहाँ तक ही पहुंचा, तो जितना कोण इसने बनाया उतना कोण इसने ही बनाया होगा।
सो बेसिकली दोनों का जो हमारा ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी कोणीय वेग है वो सेम रहेगी। जैसे पंखा में आपको कहूं कि मेरे पंखे का आरपीएम 200 है, मेरे ऊपर जो पंखा चल रहा है इसका आरपीएम 200 है। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, जिसके बारे में अपन ने प्रीवियस चैप्टर में बात की हुई है। तो 1 मिनट में 200 बार घूम रहा है वो। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अंदर वाला कण 100 से घूम रहा होगा, 100 ही रोटेशन लगाए, बाहर वाले ने 200 लगाए, उसके बीच वाले ने 150 लगाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। पूरा का पूरा पंखा जो है वो 200 आरपीएम से घूम रहा होगा। सबके सबका जो मतलब 1 मिनट में सबके सब 200 चक्कर लगाएंगे। तो बेसिकली सबके लिए ओमेगा सेम होता है, कोणीय वेग अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, उसका रेडियस छोटा होगा उसका वेग कम होगा, और जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पे ये लिखा है रेखीय वेग अलग अलग हो सकता है। घूर्णन गति में कणों का रेखीय वेग पूर्ण अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। ये जो वेग है इनका रेखीय वेग जो होता है ऑब्वियसली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो मैंने आपको बताया, जितना ज्यादा दूर होगा वेग उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उसको सेम समय में ज्यादा दूरी तय करनी है। जो अक्ष के पास होगा उसका रेखीय वेग कम, और जो अक्ष के दूर होगा उसका रेखीय वेग ज्यादा होगा, जो मैंने अभी आपको इतनी देर से गाना गा रहा हूं आप लोगों के सामने, यानी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। आप रेडियस बढ़ाओ वेग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि समय उसको समान ही लेना है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे घूर्णन गति और हमारी जो वृत्ताकार गति होती है उन दोनों में अंतर होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों एक ही चीजें नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। काफी हमने बातें कर ली इसके बारे में। अब अपन पढ़ते हैं बेटा लोटनी गति के बारे में, रोलिंग मोशन। ये भी मैंने अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। इसमें ट्रांसलेशन मोशन स्थानांतरण गति और घूर्णन गति यानी आपका रोटेशन मोशन, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। ट्रांसलेशन और रोटेशन मिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ स्थानांतरण गति घूर्णन गति मिक्स हो गए, क्या बन गया, लोटनी गति, रोलिंग मोशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, जैसे इंक्लाइन प्लेन है जिसपे किसी को आगे मैंने ये रोल करवाया नीचे जाएगा, निकल जाए डांटेगा मेरे को, तो ये ऐसे नीचे जा रहा है। तो ये देखो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहा है और क्या बोलते हैं स्थानांतरण गति भी कर रहा है। तो घूर्णन भी चल रही है और स्थानांतरण भी चल रही है। तो इस तरीके की गति को अपन क्या बोलते हैं, इस तरीके की गति को अपन बोलते हैं लोटनी गति, ठीक है। यदि वस्तु स्थानांतरण और घूर्णन दोनों एक साथ करे तो उसको अपन लोटनी गति कहते हैं। अब लोटनी गति में क्या होता है, लोटनी गति में हर कण का जो वेग होता है ना वो दूसरे वाले से अलग होता है। यही इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समझाते देखिए। हर कण का वेग जो होता है वो दूसरे वाले से अलग होता है। जैसे मान लो इसमें 3 पॉइंट हमने लिए, एक पॉइंट ये रहा P3, एक ये रहा P1, एक ये रहा P2, एक ये रहा P4। अब P2, P1 और P3 तो ऑब्वियसली एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन P1 जो होगा उसका वेग थोड़ा कम होगा, P2 का वेग थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इसको ज्यादा रोटेशन करना है ना। खुद सोचो, इसको ज्यादा रोटेशन करना है, इसको कंपैरेटिवली कम रोटेशन करना है, ठीक है। तो P1 का वेग थोड़ा कम होगा, P2 का वेग और ज्यादा होगा। अगर मैं किसी जो इसका स्फीयर है, जो हमारा गोला है, इसके किसी बाहर के किसी पॉइंट के बारे में बात करूंगा तो उसका वेग तो उसकी उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, स्पर्श रेखा की दिशा में। तो देखो यहां पे जो हमारा कण है इसके कण की दिशा यहां आई, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन में, स्पर्श रेखा की दिशा में। जबकि नीचे वाला जो पॉइंट है वो तो फिक्स है, वो बेचारा तो गति नहीं कर रहा है, वो तो कॉन्टैक्ट में। और कॉन्टैक्ट फोर्स का कॉन्टैक्ट जो पॉइंट होता है उसका वेग कितना होता है, 0। तो इस बेचारे का तो वेग ही 0 हो गया। तो मतलब हर पॉइंट का अपना अलग अलग वेग है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, ठीक है। तो इस तरीके की गति को अपन क्या बोलते हैं, लोटनी गति। मतलब वस्तु अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम भी रही है और ट्रांसलेशन भी कर रही है, ठीक है ना, घूर्णन भी कर रही है और स्थानांतरण भी कर रही है। तो हो गया हमारे पास लोटनी गति, ठीक है। तो ये लोटनी गति का बेस्ट एग्जांपल है जब आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे किसी को रोल करवाते हो। तो ये आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आज की हमारी लास्ट जो गति है वो है हमारी पूर्व सरण गति। नाम इतना खतरनाक है इसका, पूर्व सरण गति, जिसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रेसिशन मोशन बोलते हैं इसको, है ना। इसको प्रेसिशन मोशन बोलते हैं, पूर्व सरण गति। बहुत ही अजीब सा नाम है। तो देखो पूर्व सरण गति या प्रेसिशन मोशन क्या होता है। सबने लट्टू तो चलाया होगा ना, अभी भी चलाते होगे, गाँव के मेलों में खूब मिलते हैं, हमने भी खूब चलाया। तो जब अपन लट्टू को ऐसा फेंक करके ऐसा मतलब वो रस्सी वस्सी बांध के ऐसे फेंकते हैं, बचपन में खूब चलाया हमने। हम वो मतलब वो कैप होती थी ना उसकी,
क्या बोलते हैं वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कैप्स होती थी ना, तो उसके अंदर वो होल करके फिर उसमें धागा फंसाते थे ताकि एक अच्छी ग्रिप मिल जाए, ठीक है। फिर उसको बांधने के लट्टू पे अच्छे से लपेटने के बाद फिर उसको लट्टू को छोड़ते थे तो वो लट्टू चलने लग जाता था, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर गेम था। आजकल तो इतने सारे डिजिटल गेम हो गए कि वो सब बिल्कुल चले गए हैं ठंडे बस्ते में, ठीक है। तो उसके अंदर वहां पे एक चीज आपने नोटिस की हो कि जब लट्टू घूमता है ना, तो लट्टू मान लो एक ही पॉइंट पे घूम रहा है, वैसे तो एक ही पॉइंट पे कभी नहीं घूमता वो, तो अगर वो एक ही पॉइंट पे घूम रहा है ना तो ऐसे 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 गति करेगा, कभी वो ऐसे झुकेगा नीचे, फिर कभी वो ऐसे गति करेगा। बेसिकली उसका जो रोटेशन एक्सेस होता है ना फिक्स नहीं होता। अगर वो एक ही पॉइंट पे कहीं गति भी कर रहा है ना तो उसका रोटेशन एक्सेस फिक्स नहीं होता। कभी उसका रोटेशन एक्सेस ऐसे हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट, कभी उसका रोटेशन जो एक्सेस है वो ऐसे हो जाएगा, मतलब इसके अबाउट घूमने लग जाएगा। सो बेसिकली लट्टू के अंदर जो रोटेशन एक्सेस होता है, घूर्णन अक्ष होता है, वो नहीं रहता, सेम नहीं रहता। गति के दौरान वो बार बार परिवर्तित होता रहता है। कभी वो सीधा हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी वो जब रुकने वाला होता है तो आपको पता है ऐसे 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 घूमता है फिर रुक जाता है ना। लट्टू कभी भी सीधा तो रुकना नहीं है, वो ऐसे 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 करने के बाद रुकता है। सो बेसिकली ऐसी चीजें जिनका रोटेशन एक्सिस, घूर्णन अक्ष समय के साथ बार बार चेंज हो रहा हूं, है ना, टाइम के साथ साथ बार बार चेंज हो रहा हूं, तो इस तरीके की गति को अपन बोलते हैं पुरसरण गति या फिर अपन बोलते हैं प्रिसिशन मोशन। डेफिनेशन देख लेते हैं फिजिक्स की टर्म्स में कि किसी दृढ़ पिंड के अक्ष की स्थिति में परिवर्तन हो परंतु स्थानांतरण ना हो तो उस गति को अपन पुरसरण गति कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मान के चल रहे हैं कि उस वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो सेम रहना चाहिए, भले उसका घूर्णन अक्ष चेंज हो जाए, ठीक है ना, भले उसका घूर्णन अक्ष चेंज हो रहा है लेकिन अपनी जगह से जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो लट्टू आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लट्टू में तो दोनों तरीके की गति होती है, उसका रोटेशन एक्सिस चेंज भी होता रहता है, वो इधर उधर इधर उधर घूमता भी रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन कहीं किसी पॉइंट पे आके रुका मान लो तो उसके अंदर कभी उसका बार बार रोटेशन एक्सिस क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जब वो इधर उधर घूम रहा था ना, ठीक है, और मान लो उसका रोटेशन एक्सिस टाइम पे भी चेंज हो रहा है तो उसमें दोनों चीज आ गई, लोटनी भी आ गया और पुरसरण भी आ गया। लेकिन ध्यान से सुनना, पुरसरण में ये कंपलसरी है कि वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा, वो एक ही पॉइंट पे फिक्स रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसका कभी यहाँ पे था फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया फिर यहाँ आ गया। लट्टू में मान रहा हूँ दोनों तरीके की गति होती है, उसमें पुरसरण भी होता है और लोटनी भी होता है, ठीक है। वो अपने एक्सिस में गोल गोल घूमता भी है, उसका रोटेशन एक्सिस चेंज भी होता रहता है और वो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाता भी रहता है, कभी भी एक जगह फिक्स नहीं रहता है ना। कहीं जगह एक जगह फिक्स भी हो जाता है और कहीं जगह नहीं भी होता है, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके की गति को अपन बोलते हैं पुरसरण, जिसमें वो ट्रांसलेशन मोशन ना करे, स्थानांतरण गति ना करे, ठीक है। अच्छा, हम बचपन में ना ब्लेड भी खेला करते थे, ठीक है, बड़ा शौक होता था हम लोगों को, है ना। तो वो ब्लेड भी है ना ऐसे मोशन करता था बिल्कुल लट्टू की तरह। तो लट्टू का एक एडवांस वर्जन था ब्लेड, ठीक है, तो हम उनसे भी खूब खेला करते थे। तो वो भी कुछ इसी तरीके से गति करते हैं। देखिए, तो ये बहुत प्यारा सा लट्टू हमने देखा, कलरफुल, ठीक है। आजकल तो वो क्रैक्स वगैरह के साथ खूब निकलते हैं, वो गोल गोल घुमाने वाली चक्रियाँ, ठीक है ना, वैसा ही कुछ चाहिए, ठीक है। और एक तुम्हारी एनसीईआरटी का डायग्राम, ये बहुत सही डायग्राम है समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लट्टू है ना, हम मान के चल रहे हैं कि ओ पॉइंट पे फिक्स है ना, इसका जो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट में अर्थ के साथ, वो पॉइंट फिक्स है। अब ये जो पॉइंट हमारा फिक्स है, ये जो हमारा बिंदु फिक्स है, इसके अबाउट देखो, कभी इसका रोटेशन एक्सिस ये रहा, कभी इसका रोटेशन एक्सिस बिल्कुल सीधा हो जाता है, कभी इसका रोटेशन एक्सिस मतलब घूर्णन अक्ष, तो इसका जो घूर्णन अक्ष है कभी ये हो जाता है, कभी घूर्णन अक्ष ये हो जाता है, कभी घूर्णन अक्ष ये हो जाता है, कभी घूर्णन अक्ष ये होता है। सो बेसिकली, और जब वो रुकने वाला होता है तो वो ऐसे ऐसे करके रुकता है। तो जब वो ऐसे ऐसे गति कर रहा है ना, तो कोण बना रहा है। सुनो, देखो कोण बन रहा है ना, एनसीईआरटी वालों ने बहुत सही डायग्राम बना रखा है, एक कोण बन रहा है। तो एक तरीके का कोनिकल मोशन भी है, ठीक है ना, शंक्वाकार गति कर रहा है, एक शंकु बना रहा है, कोण बना रहा है, ठीक है। तो एक कोनिकल मोशन भी कर रहा है। तो जब वो रुकने वाला होता है तब ऐसा कोण बनाता है, ठीक है। इस तरीके की गति को अपन क्या बोलते हैं, प्रिसिशन मोशन या फिर पुरसरण गति। कभी रोटेशन एक्सिस यहाँ हो गया, इसके अबाउट घूम रहा है, कभी रोटेशन एक्सिस यहाँ पे होगा, लट्टू कभी ना कभी यहाँ पे भी होगा। अब तो मेरी ड्राइंग तो जानते ही हो, ठीक है। तो ये कभी ऐसे होगा, तो इसका रोटेशन एक्सिस ऐसे हो गया, ऐसे घूम रहा है वो, ठीक है। अब जैसे ये लट्टू है, इसका रोटेशन एक्सिस कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है वो ऐसे सीधा चला जाए, यहाँ पे भी हो सकता है वो यहाँ पे भी आ जाए। सो बेसिकली पॉइंट तो फिक्स है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो फिक्स ही है, लेकिन रोटेशन एक्सिस बार बार चेंज हो रहा है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ,
बार बार चेंज हो रहा है। तो इस तरीके की गति को अपन क्या बोलते हैं, पुरस्सरण गति या प्रिसीशन मोशन। तो आई होप ये बात सबको दिमाग में अच्छे से फिट हो गई होगी। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा हो दोनों आ जाए, प्रिसीशन भी आ जाए, मतलब लट्टू जो होता है ना, जरूरी नहीं वो एक ही पॉइंट पे फिक्स हो, वो यहाँ कहीं पे भी जा सकता है, तो उसमें लोटनी भी आ जाएगा और उसमें आपका पुरस्सरण भी आ जाएगा, फिर उसको अपन मिक्स कर देंगे। उसके लिए एनसीईआरटी ने कोई सेपरेट चीज नहीं दी है। उसने पहला प्योर रोटेशन मोशन दिया, प्योर ट्रांसलेशन मोशन दिया, मतलब शुद्ध घूर्णन गति, शुद्ध स्थानांतरण गति, पुरस्सरण गति, ये और एक लोटनी गति, ये 4 चीजें थी। 5वीं चीज उन लोगों ने नहीं डाली है, जिसमें लोटनी और पुरस्सरण दोनों ही मिक्स हो जाती है। लट्टू पुरस्सरण और लोटनी दोनों कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है वो बार बार अपनी जगह घूमता रहे। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। चलो तो अपन इसके अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी गति किस तरह की होती है। मान लो किसी क्वेश्चन में आया, गोला बना हुआ था, ठीक है, पहले केस में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे बना हुआ, दूसरे केस में ऐसा कुछ बना हुआ है, तीसरे केस में ऐसा कुछ दे रखा है उसने, है ना। मान लो कोई भी ऐसे उसने शेप बना रखा है, सिलेंड्रिकल शेप मान लो या कुछ भी मान लो। ये मत सोचो कि आपने कभी देखी नहीं हो ऐसी चीजें दे। तो मान लो कुछ इस तरीके की गति उसने दी है, ठीक है। और एक और मैं दे देता हूं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अब देखिए फर्स्ट वाले केस में दोनों एरो सेम नहीं बने, तो मानना सेम बने हुए हैं, थोड़े से इक्वल लेंथ के हैं, है ना। मैं सही करता हूँ इसको, रुको, फिर तुम बोलोगे चिल्ला चिल्ला के सर नहीं इक्वल नहीं दिख रहे हैं। आई होप आप इक्वल दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट वाले केस में देखो दोनों एरो की लेंथ सेम है, उन लोगों ने 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट यहां लिया है और एक पॉइंट यहां लिया है, और दोनों पॉइंट की डायरेक्शन सेम, मतलब ये एरो की डायरेक्शन बताना उनका वेग कितना है, तो वेग की डायरेक्शन सेम, वेग एक दूसरे के पैरेलल भी है, ट्रांसलेशन की जो डायरेक्शन है, विस्थापन की जो दिशा है हमारी, उसके अलावा हमारी वेग की जो दिशा है, और क्या बोलते हैं वेग का परिमाण जो है, सबके सब सेम है। तो ये किस तरह की गति हुई, हमारी स्थानांतरण गति, वो भी कौन सी, प्योरली स्थानांतरण गति, ट्रांसलेशन मोशन। इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक ही फिक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये कौन सी गति है, घूर्णन। अब देखो इसमें एरो की लेंथ चेंज नहीं हुई कहीं पे भी, एरो की लेंथ चेंज नहीं हुई कहीं पे, इसका मतलब एक कैसी गति है, वापस स्थानांतरण, क्योंकि एरो की लेंथ मैंने चेंज नहीं करी है। और अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे एरो की लेंथ अलग है, यहाँ पे अलग है। बेसिकली जब एरो की लेंथ अलग हो जाती है तो कैसे हो जाती है, इसमें घूर्णन भी आ गया, ठीक है, घूर्णन भी है और साथ के साथ वो ट्रांसलेट भी करी, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, मतलब कौन सा, रोलिंग मोशन, लोटनी गति। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स देख करके, डायग्राम से के थ्रू मैंने आपको बताया किस किस तरीके की गति के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सो बेसिकली आज हमने कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, हमने बहुत बेसिक सी चीजों के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत प्यारा टॉपिक है। चलो इस क्लास के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और देखो आज मैंने थैंक यू की स्लाइड चेंज करी है, नहीं लिखा स्टे होम स्टे सेफ, रहना तो है तुम्हें घर पे और सुरक्षित, ठीक है, जरूरत पड़ने पे बाहर तो निकलना ही है, लेकिन अब मैंने स्लाइड का थीम चेंज कर दिया है, तुम लोग बोर हो गए होगे एक ही थैंक यू देख के, तो आज मैंने थैंक यू चेंज किया। चलो बच्चों, तो इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए कि हमारी लर्न एंड शेयर नाम की एक ऐप है, ठीक है, कई बच्चे जानते ही होंगे, फेमिलियर होंगे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या जिन्हें नहीं पता, उनको मैं बता दूं हर संडे को वहाँ पे टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट के अंदर आप अपीयर हो सकते हो, ठीक है ना। और उसमें कुछ कोर्सेज भी हैं, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ का भी है, तीनों का कंबाइंड भी है और इंडिविजुअल भी है। तो अगर आप बच्चे कोई कोर्स परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं, बहुत ही कम चार्जेस हैं। तो आप वो कोर्स लो, उसमें बहुत सारे नोट्स, देखो पहला तो नोट्स मिलेंगे आप लोगों को,
और दूसरी बात, आप लोगों को जो वीडियोस आप लोग देख रहे हो, एड फ्री वीडियोस होता ना, वीडियो देख रहे हैं बीच में ऐड आ गई, डाइवर्ट हो गए अपन, ठीक है, पढ़ने का मूड ही पूरा खराब हो गया, तो वो आपको वहां पे नहीं मिलने वाला, एड फ्री वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी हम और एक कंबाइंड नोट्स और बना रहे हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर के आपको ये वाले नोट्स तो मिल ही रहे हैं जो हम बना रहे हैं, इसके अलावा पूरे कंबाइंड नोट्स जो आपको 9th 10th में मिला करते थे, ठीक है, वो भी नोट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक नया सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर जेई के, नीट के, एनडी के क्वेश्चंस डालेंगे। इसके अलावा संडे को इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, आप क्वेरीज हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, हमसे मतलब मुझसे, ठीक है। केमिस्ट्री वाले सर भी क्लासेस लेते हैं और मैथमेटिक्स में आपको आपका होमवर्क भी मिल रहा है। तो जो भी बच्चे कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हो फटाफट से जाके कोर्स ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।